कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग हैं वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन इसमें है, तुलसी संग्रहालय एमपी के किस जिले में स्थित है बताएं। तुलसी संग्रहालय जो आता है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। अब संख्या धीरे धीरे करके बढ़ी है, बढ़ जाएगी संख्या करके, है ना। तो सभी लोग एक बार बताएं जल्दी से, तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। थैंक यू सो मच विशाल। हाँ, स्टेटस लगा लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो देखिए तुलसी संग्रहालय जो आता है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका ओरछा, दूसरा ऑप्शन है ओरछा, तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को सतना, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे रीवा। तो कहाँ पे तुलसी संग्रहालय आता है ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं, तुलसी संग्रहालय कहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी संग्रहालय कहाँ पे आता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोग का। तुलसी संग्रहालय कहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ विनय, गुड इवनिंग। ठीक है, तो तुलसी संग्रहालय कहाँ पे आता है, तुलसी संग्रहालय आ जाएगा इसमें आपका सतना में तुलसी संग्रहालय आता है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संख्या भी काफी कम है, सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, संख्या और बढ़ जाएगी। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, जिससे संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए क्लास में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर सतना में होगा। और ये जो आता है कहाँ पे आता है तुलसी संग्रहालय, तो राम वन जो गमन पथ है ना, राम गमन पथ, यहाँ पे आता है तुलसी संग्रहालय, ये आपको इसमें ध्यान रखना है पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, कहाँ पे आएगा, राम गमन पथ के पास आता है ये। ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका जो हो जाएगा आपका ये सतना, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सतना के बारे में, पर्यटन स्थल के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, है ना। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे पे आता है चित्रकूट, सती अनसुईया आश्रम यहीं पे आता है आपका। ठीक है, इसके अलावा सतना में भरहुत स्तूप जो है कहाँ पे आएगा, तो भरहुत स्तूप भी कहाँ पे आता है आपका, सतना में ही आता है आपका। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1-2 दिन पहले क्लास में। ठीक है, तो उसको हम बार बार नहीं करा रहे हैं, जिससे आप लोग को ये चीजें पता रहे। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को सभी लोग शेयर कर दो एक बार जल्दी से, जो लोग शेयर नहीं किए हैं प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। ठीक है, चलिए, हाँ सतना बिल्कुल सही है, सीता रसोई भी वहीं पे आता है। अब ये देखिए पूरा इसका डिटेल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सतना जिले के प्रमुख विरासत स्थलों में से एक है तुलसी संग्रहालय, है ना, और ये कहाँ पे आता है, राम वनगमन की जगह में स्थित है, जो लगभग सतना से 16 किलोमीटर दूर है। और संग्रहालय को 1977 में, ये ध्यान रखिएगा, नया फैक्ट है ये, कब स्थापित किया गया है, 1977 में स्थापित किया गया है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अहिल्याबाई किस राजवंश से संबंधित है ये आपको बताना है, होलकर, भोपाल, सिंधिया या त्रिपुरी। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंतर्गत जो फैक्ट बताऊंगा वो काफी नए रहेंगे, है ना। विवेक, अमित, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपको इसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अहिल्याबाई जो होलकर है, कहां संबंधित है आपका, ये होलकर से संबंधित है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, हाँ अब देखिए अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करें तो ये जो है एक्चुअल में ये महाराष्ट्र के, है ना, कहाँ के, इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, चौड़ा नामक स्थान पे, इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था। और यहाँ पे मल्हार राव होलकर, ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था, खांडेराव होलकर। तो खांडेराव होलकर की ही पत्नी कौन थी, अहिल्याबाई। इनकी पत्नी कौन थी, अहिल्याबाई, यानी पुत्र वधू किनकी थी, पुत्र वधू जो थी
है ना, मल्हारराव होलकर की थी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मैंने ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि मल्हारराव होलकर आपको नाम पता होगा अगर आपने एमपी इतिहास पढ़ा हुआ है तो, है ना। तो इन्हीं की बहू कौन थी? अहिल्याबाई थी। और इनकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी ध्यान रखिएगा महेश्वर इनकी राजधानी थी। राजधानी क्या था इनका? महेश्वर इनकी राजधानी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो आप वाराणसी में है, ये भी किसने बनाया था? अहिल्याबाई होलकर जी ने ही बनवाया था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। हाँ नमस्ते अभी, गुड इवनिंग। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, सभी लोग रेडी हैं? अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 19 अप्रैल 2022 को 7 साल के दिव्यांग अवनीश ने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है। इसका संबंध एमपी के किस जिले से है बताएं? भोपाल से, सागर से, बैतूल से या इंदौर से? तो कहां से संबंधित है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवनीश ने एवरेस्ट पे फतह किया है, तो ये कहां संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहां संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, अवनीश जो संबंधित है, कहां से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके आ जाएंगे भोपाल से संबंधित, सॉरी इंदौर से संबंधित है ये। और इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दिया उन्होंने, और ऐसा जो है ये अपने पिताजी के साथ गए हुए थे, है ना। ये दिव्यांग हैं, और इसके साथ ये नेबुलाइजर या जो सांस वगैरह लेते हैं वो भी सब साथ में लेके गए थे। 70 किलो का वजन लेके इनके पिताजी चढ़े थे, है ना, इनको मिला के, है ना। इसमें अकेले 10 किलो केवल इनकी क्या थी? दवाइयां थी। खैर ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। और कहाँ पे? 18,200 फीट की ऊंचाई पे ये पहुंचे, और यहाँ पे क्या किया? ये रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे कम उम्र के क्या बन चुके हैं? ये बच्चे बन गए हैं जो एवरेस्ट फतह कर दिए, ये एवरेस्ट की चढ़ाई कर दिए हैं, जो एमपी के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सोनाली गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका डी हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा आता रहता है। सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दें, जो लोग शेयर नहीं किए हैं क्लास को सभी लोग शेयर कर दें फटाफट। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में यह विशाल का रहस्यात्मक प्रतिमा किस नेशनल पार्क में स्थित है? ठीक है, ये जो विष्णु जी की शयन मुद्रा है प्रतिमा, ये कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से। कृष्णा जी, कृष्णबोध जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो बताएं जल्दी से कहाँ पे स्थित है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आज संख्या ज्यादा आएगी, क्योंकि होलिका दहन था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोग का। बच्चे कम नहीं है, बच्चे ठीक हैं, अच्छे हैं क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच, सभी लोग क्लास में आए हैं और पढ़िए आराम से। इसको सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, तो संख्या 50 प्लस हो जाएगी। सभी लोग इसको स्टेटस में लगा लें, जो लोग नहीं लगाए हैं। तो ये जो आता है बिल्कुल सही आंसर आप लोग का है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जिले में। भगवान विष्णु जी की शयन मुद्रा है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ये क्यों फेमस है विष्णु जी की। तो ये कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये बांधवगढ़ में शेष सैया नामक एक स्थान है। क्या नाम है? शेष सैया नामक एक स्थान है। यहाँ पे आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाहन सुविधा यहाँ पे जाने के लिए नहीं रहती है। तो यहाँ से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे पैदल यात्रा जाना पड़ेगा आपको, तब ये देखेंगे। ठीक है, और इनका उल्लेख जो किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इनका जो उल्लेख किया गया है ये शिव पुराण में भी किया गया है इस मूर्ति का उल्लेख, और नारद पंच में भी किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिमा का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये शिव पुराण में और नारद पंच में मिलता है। अच्छा सर जी, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके पढ़ना पड़ेगा। अरे आप किसी बैकग्राउंड से हो, सब पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और एग्रीकल्चर से हैं तो आपको पूरी समझ में आएगी, ये चीजें अच्छी लगेंगी, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें हैं इसमें आपका। तो बांधवगढ़ की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, बांधवगढ़ में और क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे पहली बात ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1968 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे आता है ये? उमरिया में आता है ये। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, 1993 में क्या हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर में ये लागू हुआ है। दिख तो रहा है ना, सब लोग को दिख रहा है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा भाग, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग को स्लाइड प्रॉपर दिख रही है ना। सब लोग पहले स्टेटस जरूर लगाइए, संख्या बढ़ाइए क्लास की, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आ जाएं क्लास में।
इसके अलावा यहाँ से चरण गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चरण गंगा नदी निकलती है। 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, सबको पता ही है। ठीक है, बांधवगढ़ किला जो आता है यहीं पे आता है, जो लगभग लगभग आपका कितने वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। ये सबको पता है। ठीक है, अब आप लोग को जो नहीं पता होगा, ये बहुत कम लोग को पता होगा, यहाँ पे हाथियों का निवास स्थल भी बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको ये प्रेरित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 दिवसीय हाथी यहाँ पे सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ था भागीरथ में, सॉरी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, 8 किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो रहता है आपका, इसमें एक रहता है आपका, 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है आपका। ये सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे आएगा? बांधवगढ़ में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितने हैं? तो 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखना है। इसमें बाघिन का भी ध्यान रखना, सीता बाघिन कहाँ पाई जाती है? तो सीता बाघिन जो है आपका, ये भी कहाँ पाई जाती है? बांधवगढ़ में ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि नर बाघिन जो है चार्जर नाम से जो है नर बाघ पाया जाता है, और सीता नाम से जो है मादा बाघिन पाई जाती है। और एक यहाँ पे और है सुंदरी बाघिन भी कहाँ पाई जाएगी? ये भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाएगी। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। आप, मैंने बताया था, आप जितने भी बड़े धुरंधर होंगे एमपीजीके के, जितने साल से भी पढ़ रहे होंगे, आपको मेरी क्लास में कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना कुछ नया ना मिले। तो अगर पहले से कितने साल से पढ़ रहे होंगे एमपीजीके, या जो नए होंगे, सब के लिए नया पुराना दोनों फैक्ट रहेंगे मेरी क्लास में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। गज महोत्सव, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया गया था? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो ये देखिए, ये विष्णु जी की मूर्ति एक और यहाँ पे फोटो अलग से रख दिया हूँ। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्णा, गिरना, बोरी एवं शिवा नदियां किस नदी की सहायक नदी है? बताएं। हाँ बिल्कुल सही है दिव्या। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है, पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा नदियां ये किस नदी की सहायक नदी है? बताएं। तवा का, नर्मदा का, सोन का, या इनमें से कोई नहीं है? ये किसकी सहायक नदी है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किसकी सहायक नदी है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णा, गिरना, शिवा, ये नदियां किसकी हैं? थैंक यू मालवी जी, गुड इवनिंग संगीता। मना लिया होलिका दहन? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तवा की सहायक नदियां हैं। और तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है ना? नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है? तो ये होशंगाबाद जिले में, कहां से निकलती है? होशंगाबाद जिले में महादेव पर्वत की, ठीक है, कालीभीत पहाड़ी से ये निकलती है नदी, है ना? ये ध्यान रखिएगा। और इसी पे क्या बना हुआ है? तवा बांध बना हुआ है, जो एमपी का दूसरा सबसे बड़ा सड़क पुल है ना? सबसे बड़ा सड़क पुल है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला नहीं है, क्योंकि पहला जो है आपका अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध पे है, शिवपुरी पे है ना? तो ये दूसरे नंबर पे अब आ गया है। ठीक है, अच्छा आप नहीं गए, हैप्पी होली, थैंक यू नवीन जी। ठीक है, थैंक यू नवीन जी, सेम टू यू। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1040 किलोमीटर नहीं है, 1000 लगभग 77 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई एमपी में है ये, है ना? चलिए, ये क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर का है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पतालों और सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की देखभाल एवं संधारण के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? मिशन तंदुरुस्त, मिशन इंद्रधनुष, मिशन सेहत, या मिशन विजय? तो कौन सा चलाया गया? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल के लिए और उसके मरम्मत के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? कौन? सिंध नदी पे, हासिम अली जी, सिंध नदी पे मड़ीखेड़ा बांध बना है शिवपुरी पे, वहां पे अटल बांध करके है, जो पुल है वो जो है सबसे बड़ा यहाँ पे एमपी का सड़क पुल है। और दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका ये तवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन सेहत।
तो सरकार अब क्या कर रही है, क्योंकि जिला अस्पताल में सबकी विश्वसनीयता होती है कि वहां पे अच्छा इलाज होगा, तो उसको विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए यहाँ पे मिशन सेहत के अंतर्गत ये किया जा रहा है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कल की क्लास में हमने एक अभियान पढ़ा था, कायाकल्प अभियान। क्या पढ़ा था? कायाकल्प अभियान। और इसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्येक जिला अदालत में जो भी क्या करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या फिर जो रोगों का अच्छा इलाज कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया गया था। और पहला जो जिला था पुरस्कृत होने वाला, उसका नाम क्या था? विदिशा। विदिशा को 50 लाख रुपए दिया गया था, ये हमने पढ़ा हुआ था। और सेकंड रैंक पे कौन आया था? सेकंड रैंक पे जो आया था इसमें, ठीक है, मुझे भूल रहा है, देवास है शायद, हाँ देवास ही है सेकंड रैंक में। और थर्ड रैंक में जो था आपका सतना थर्ड रैंक में था। तो देवास को 20 लाख रुपए मिला था और 10 लाख रुपए जो है सतना को मिला था। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबको पता होगा, देश के अमर शहीदों के शौर्य का प्रतीक यह शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताएं। हाँ, मिशन, हाँ, इंद्रधनुष के बारे में बताएंगे, उसके क्वेश्चन लेके आएंगे अंकेश। अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं, क्वेश्चन रिकॉर्डिंग पे ले करेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही। मैनेजमेंट की क्लास कब लगती है? तो नीतू, मैनेजमेंट की क्लास 8 बजे लगती है, डेली मैराथन क्लास चल रही है। इंडियन कैप्चर हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंडियन कैप्चर चैनल पे, ये दूसरा चैनल हमारा, यहाँ पे 8 बजे मैनेजमेंट की क्लास चलती है और इस वाले चैनल में हमारे एमपीजी की क्लास लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शौर्य स्मारक एमपी के किस शहर में स्थित है? तो शौर्य स्मारक जो आता है ये कहाँ पे आएगा? भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। और ये किस लिए बनाया गया था शौर्य स्मारक? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया गया है भोपाल के केंद्र में और अरेरा पहाड़ी पे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस लिए बनाया गया है? तो अमर शहीद के युद्ध और सौर गाथाओं की आत्म जो आम जनता है उनको अनुभूत कराने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए मोदी जी द्वारा इसको क्या किया गया है? देश को समर्पित किया गया है। ठीक है, कब समर्पित किया गया है? ये अभी शायद किया गया इसको समर्पित, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा डेट। हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, भोपाल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की शुरुआत कहां से शुरू हुई? कहां से हुई है? नौरादेही में, वन विहार में, बांधवगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं? अब आप लोग बता लोगे, अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है क्लास, तो बता दोगे आप लोग इसमें। यस चौहान जी, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हाथी महोत्सव जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जा रहा है? हाथी के निवास स्थान के लिए उसको अनुकूल बनाया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हाथी महोत्सव भी मनाया गया है 7 दिवसीय बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चले बढ़े आगे। हाँ वेरी गुड। एमपी करेंट अफेयर के लिए ऑब्जेक्टिव यहीं से कर लें क्या है। अगर आपने मेरी क्लासेस ली हुई हैं विशाल जी, अगर पिछली मेरी सभी क्लासेस ली हैं 1 महीने से, तो आपको किसी को भी एमपी करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा मेरी क्लास से। ठीक है, और अभी तो मैं कराता चल रहा हूँ, अभी तो कराते चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हर क्लास में आप देख रहे हो लगभग 10 करंट अफेयर में डेली करा रहा हूँ। इस इनके साथ साथ 10 नए करंट अफेयर तो लेके आता ही हूँ मैं डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? इसमें बेतवा, धसान, केन या सभी? तो बुंदेलखंड की पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? चलिए, आज संख्या काफी कम दिख रही है मुझे क्लास में, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो थोड़ा सा, तो संख्या बढ़ जाएगी। तो बुंदेलखंड पठार में ये सभी नदियां बहती हैं, क्योंकि बेतवा, धसान, केन, ठीक है, ये सब जो जाती हैं उत्तर की ओर बुंदेलखंड पठार से होके जाती हैं ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन सी है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? तो सिद्ध बाबा की चोटी जो है सबसे ऊंची है, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है आप लोग, है ना। आ सकता है एग्जाम में। बुंदेलखंड तेंदुपत्ता के उत्पादन के लिए ज्यादा जाना जाता है।
ठीक है, और इसमें बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल, ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। एमपी का पहला पक्षियों का अस्पताल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में या बालाघाट में? तो कहां पे स्थापित किया जाएगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एमपी का पहला जो है पक्षी अस्पताल कहां पे स्थापित किया जाएगा? ग्वालियर में, जबलपुर में, भोपाल में या बालाघाट में? ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ये जो स्थापित किया जाएगा भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। और किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, एमपी सरकार नहीं कर रही है, महावीर स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या रहेगा इसमें आपका, तो ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल भी देख लेते हैं। 350 गज इस अस्पताल में क्या है, अगर इसमें क्या रहते हैं, अगर कोई असमर्थ रहते हैं यहाँ पे पक्षियों को पहुंचाने के लिए, दूर दराज से जो लोग रहते हैं उसके लिए भी ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, 9215, ठीक है, फिर 222901, 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अगर इसमें कोई मैसेज कर देता है, कॉल करता है, सूचना देता है, तो यहाँ पे इस संस्था के सदस्य ही वहां पे आएंगे और यहाँ पे पक्षी को लेके चले जाएंगे। तो ये भी सुविधा यहाँ पे दी गई है, तो ये भी आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसका। ठीक है, और कितने स्थान पे बनाया गया है, तो मैंने बताया अभी 350 गज क्षेत्र में इसको बनाया गया है, महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, हाँ, अब संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है क्लास में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला है क्वेश्चन, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था जिसकी राजधानी क्या थी? तो अकरा की राजधानी क्या थी ये आपको बताना है ना। अकरा बताएं इसकी राजधानी क्या थी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकरा की जो राजधानी थी ये हो जाएगी विल्सा। अकरा क्या था आपका? विल्सा था, और अवंती जो था आपका उज्जैन था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका सही होगा। ठीक है, चलिए, मौर्य काल में सम्राट अशोक का जो फ्री क्षेत्र था वो कौन सा था? मालवा ही था। मालवा में उज्जैन बिरसा रायसेन इस क्षेत्र में ये ज्यादा ये पसंद किया करते थे सम्राट अशोक, एमपी का। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अब यहाँ पे किसानों को भी प्रमोट किया जा रहा है, ये अच्छा कदम है सरकार का, कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देसी गाय पालने के लिए किसान को कितने रुपए महीने देने का निर्णय लिया गया है? 800 रुपए प्रति महीना, 900 रुपए प्रति महीना, 500 रुपए प्रति महीना या 600 रुपए प्रति महीना? तो कितने रुपए मिलेंगे देसी गाय को पालने के लिए? इसको बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ, बिल्कुल सही है। अब बताइए 14 नंबर का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा कितने रुपए मिलेंगे, तो ये मिलेंगे 900 रुपए प्रति महीना मिलेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा। हाँ, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं इसको, 900 रुपए प्रति महीना मिलेगा। इसमें बस इतना ही है, जो भी देसी गाय पालते हैं घर में उनको ये मिलेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139, 181, 180 या इनमें से कोई नहीं? अब ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, है ना, यूज ही नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। तो बताएं जल्दी से, सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताएं कितने लोगों को पता है ये? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 900 है, 900 पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है। सीएम हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल सही है, 181 है, 181 है ना, 100 मत बोल देना। अच्छा, 100 ऑप्शन भी नहीं दिया हो, नहीं तो आप लोग 100 ही कर देते फिर से। 100 पुलिस आ जाएगी इसमें, सीएम तो नहीं उठाएंगे, है ना, पुलिस जरूर आ जाएगी आपके घर में। हाँ, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, और पुलिस लाइन क्या है आपका? 100 है। चलो, काम भी आया है, अच्छा यंजना ने इसका प्रयोग कर लिया है, उनके लिए काम भी आया है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन जो है एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सांची दूध संघ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है बताएं? सरिता वर्मा को, रेखा शर्मा को, मेघा परमार को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो सांची दूध संघ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, इसको बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं।
बहुत बार किए हैं आप लोग, ठीक है। कुछ को रिजल्ट मिला है, कुछ लोग को रिजल्ट नहीं मिला हुआ है, तो ठीक है, मिक्स फीडबैक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो मिला है प्लांट नमिस्टर बनाया गया है, किसको बनाया गया है, मेघा परमार जी को बनाया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल देखते हैं क्या है, तो ये है मेघा परमार जी, है ना। और कहाँ से हैं, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हैं। कहाँ से हैं ये, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हैं ये। और ये जो जानी जाती हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ये जानी जाती हैं पहली बात तो स्कूबा ड्राइविंग के लिए। किसके लिए, स्कूबा ड्राइविंग। स्कूबा ड्राइविंग क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, पानी के अंदर जो तैराकी की जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन वो ले रहते हैं, ऑक्सीजन मास्क, तो उसको लेके जो ड्राइविंग की जाती है उसमें तो वो क्या कहलाती है आपकी, स्कूबा ड्राइविंग कहलाती है। तो इसमें ये महान इसमें खिलाड़ी हैं इसकी। दूसरा, यहाँ पे एवरेस्ट पे भी ये फतेह कर चुकी हैं, एवरेस्ट पे भी चढ़ाई कर चुकी हैं, तो बहुत सारी खासियत है इनमें, एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। इन्हीं को क्या किया गया है, ठीक है। अच्छा, आपने व्यंजन में देखा हुआ है, क्या बात है, वेरी गुड। ये ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है, ठीक है। इनका भी ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया गया है, मेघा ये परमार जी को। और एक और अभी जो बन चुके हैं, ये सांची के भी ब्रांड एम्बेसडर ये बन चुकी हैं, सांची की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है, तो एमपी में कितने दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। 120, 125, 127 या 128, कितने दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दीदी कैफे का जो यहाँ पे शुभारंभ किया गया है, कितने किया गया है, तो यहाँ पे किया गया है। आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी होगा। 127 यहाँ पे किया गया है। और ये किसके लिए किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो चाय वाला एक ट्रेंड चला है ना, यहाँ पे गरीब महिलाओं को रोजगार देने की कोशिश के चलते प्रदेश में खोले गए दीदी कैफे ने अपनी सादगी से साख बना ली है। और ये लगभग 127 यहाँ पे अब दीदी कैफे बन चुके हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। चले बढ़े आगे। इसमें क्या रहता है, इसमें दीदी कैफे मतलब वहां पे चाय बेची जाएगी, मेन जो है आपका चाय स्टॉल है या कॉफी स्टॉल है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आइटम और भी रखे जा सकते हैं। तो मेन इनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, सरकार पे डिपेंड ना रहने के लिए ये एक छोटा प्रयास किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये अच्छा है। और चाय एक ऐसी चीज है कि आप कहीं भी लगाओगे, अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है चाय बनाने का, तो आप वो चली जाएगा, है ना। हाँ, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, दमोह का प्राचीन नाम क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दमोह का प्राचीन नाम क्या है, बताएं इस पे। दसर्ण, टुंडीकर, वत्स या इनमें से कोई नहीं। दमोह का प्राचीन नाम क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, दमोह का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दमोह का प्राचीन नाम क्या है, दमोह का प्राचीन नाम हो जाएगा टुंडीकर। तो कुछ 5-6 नाम अभी मैं बता देता हूँ प्राचीन नगर के, और 5-6 अगले कुछ क्वेश्चन फिर से आएंगे, इसको फिर से कराऊंगा, आज ही आएंगे अभी। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, मांडू का, मांडू को कहा जाता है सादियाबाद, मांडू को क्या कहते हैं, सादियाबाद कहते हैं, ठीक है। कटनी को मुड़वारा कहते हैं, कटनी को मुड़वारा कहते हैं। सांची को कहा जाता है काकनाद, सांची को क्या कहते हैं, काकनाद, ठीक है। इसके अलावा आपको शिवपुरी के कहते हैं नरवर, शिवपुरी को क्या कहा जाता है, नरवर या नलपुर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, निमाड़ को कहा जाता है अनूप, निमाड़ को क्या कहते हैं, अनूप कहते हैं। तो ये 5 याद रखिए, और अभी 1-2 क्वेश्चन और आगे आने वाले हैं, बाकी आगे हम लोग बताएंगे इसमें, अभी ये 5 याद रखिए इसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। दमोह को तुंडीकर कहा जाता है, और ये नए नाम, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नए शहर का नाम है, ये पुराने नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 50 संख्या हो गई है क्लास की, क्लास में 50 प्लस संख्या हो गई है, और शेयर कर देंगे और भी संख्या हो जाएगी इस पे, अच्छा है संख्या, ठीक है। हैप्पी होली हरिओम सर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्न में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस फिल्म को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री कर दिया गया है? गंगूबाई को, द कश्मीर फाइल्स, केजीएफ या झुंड? कौन सी ऐसी मूवी है हाल ही में जिसको एमपी सरकार ने टैक्स फ्री किया हुआ था? ठीक है, हाँ, दमोह में कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल है, सबसे बड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही है कपिल जी, मैंने कल ही परसों क्लास में बताया हुआ था इस चीज के बारे में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको पता है कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स ने तहलका मचाया हुआ था पूरे इंडिया में, है ना। बहुत कम लागत में बनी हुई थी मूवी ये, और ये बहुत ज्यादा चली थी क्योंकि कश्मीर इशू पे ये आधारित था, और इसको राजनीतिक मंच भी दे दिया गया था। इसको ऐसे भी बोला जाने लगा था कि भाजपा की मूवी है ना। जो भाजपा वाले इसको इतना प्रमोट कर रहे थे, केवल भाजपा पार्टी ही प्रमोट कर रही थी, अदर कोई पार्टी इसको प्रमोट नहीं कर रहे थे इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाने लगा था। और एमपी में कौन सी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। फिर भी यहाँ पे जो एक इशू था, मेन इशू था कि वहां पे जो हिंदू थे कश्मीर के, है ना, कश्मीरी हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार किया गया था वहां पे, तो इसके बारे में मूवी दिखाई गई थी। तो ये जो है आपका विवेक अग्निहोत्री इसके कौन थे? निर्देशक थे। तो इस मूवी को यहाँ पे एमपी में क्या किया गया है? टैक्स फ्री किया गया था। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है बताएं? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है बताएं जल्दी से। हाँ, यूपी में भी भाजपा सरकार है ना। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? खजुराहो में, धार में, मांडू में, या इनमें से कोई नहीं? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंदरिया महादेव मंदिर जो आता है, सबको पता है कहाँ पे आता है, ये खजुराहो में आता है। लेकिन इसी नाम से एक मंदिर कहाँ पे आता है? जबलपुर में भी आता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाए तो आपको खजुराहो ही करना है। खजुराहो और जबलपुर अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं तो आपको क्या करना है? खजुराहो ही करना है। इसके अलावा यहाँ पे खजुराहो में जो फेमस मंदिर है वो है आपका चित्रकूट मंदिर, यहाँ का काफी फेमस है। विश्वनाथ मंदिर यहाँ का फेमस है ना, खजुराहो का। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर, तो 64 योगिनी मंदिर भी फेमस है आपका। कहाँ पे? ये यहीं पे आएगा, खजुराहो में आ जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर भी आता है खजुराहो में, जो कैसा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। क्या है? कैसा है आपका? सूर्य मंदिर है। और एक लास्ट यहाँ पे देखते हैं खजुराहो में आदिनाथ मंदिर। तो आदिनाथ मंदिर भी कहाँ पे आएगा? तो आदिनाथ मंदिर भी जो आता है जैन मंदिर है, शांतिनाथ मंदिर भी इसे कहते हैं, ये भी खजुराहो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, दंगे ने बनवाया था इसको, वेरी गुड। अच्छा, आप कपिल यहीं से हैं, क्या बात है, वेरी गुड, ऐतिहासिक प्लेस से हैं आप तो। चलिए, वैसे हमारा भी इलाका जो है, अभी अपने इलाके के बारे में हमने कल बताया था आप लोगों को, कल ही बताया था क्या, चंद्रेय मंदिर। ठीक है, तो वो भी काफी फेमस है, ऐतिहासिक प्लेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है बताएं? अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है बताएं जल्दी से। झाबुआ से है, धार से है, खरगोन से है, या इनमें से कोई नहीं? तो अमझेरा रियासत का संबंध कहां से है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, कचनार सिटी जबलपुर में भी शिव मंदिर है एक, है बिल्कुल सही है सुमित। 64 योगिनी मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर, ये दोनों आपके जबलपुर में भी आते हैं और खजुराहो में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा आपका, अंधेरा रियासत का संबंध कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश के धार जिले से है। कहाँ से इसका संबंध है? मध्य प्रदेश के धार जिले से इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, और इसका डिटेल भी मैं इसमें रखा हुआ हूँ, तो आप लोग डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें नहीं है क्या डिटेल? अच्छा, आया नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आपका धार में जो आता है, कौन सा आता है आपका? अमझेरा रियासत आता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बख्तावर सिंह जो 1857 के क्रांतिकारी जो थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इनका भी संबंध जो है आपका रियासत की अगर हम बात करेंगे तो बख्तावर सिंह का जो संबंध है, ये भी इनका अमझेरा रियासत से ही संबंध है। ऐसा माना जाता है कि बख्तावर सिंह ने क्या किया था, इस रियासत को अपने हाथ में भी ले लिया था कुछ समय के लिए। अच्छा, आपके पास ही अमझेरा रियासत, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक दिन इसको इसके बारे में और डिटेल हम बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें इसका मैं डिटेल रखा हुआ था, लेकिन इसमें डिटेल आया नहीं, पता नहीं क्या हो गया पीपीटी में। 100% स्मार्ट मीटर लगाने वाला एमपी का पहला शहर कौन सा बना है? मालनपुर, महू, बामौर, या इनमें से कोई नहीं? तो 100% यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने वाला एमपी का पहला शहर कौन सा बना है बताएं। अच्छा, यहाँ पे रुक्मणी हरण के साक्ष्य मिले हैं कृष्ण भगवान द्वारा धार में। अच्छा, ये नई जानकारी बताएं आप सब, मुझे ये पता नहीं थी इस चीज की, थैंक यू।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो स्मार्ट जो मीटर लगे हैं ये पूरे घर में लग चुके हैं इंदौर में। तो ये कौन सा शहर बना है आपका, ये इंदौर का महू शहर बना है। तो बी ऑप्शन ध्यान रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। वैसे भी बिजली सिस्टम में हर कोई परेशान है, इतने ज्यादा बिल आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। और ये भी है कि अगर अधिक बिल आ भी जाए तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते, कंप्लेन का कोई फायदा नहीं होता, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे 50,000 बिल आ जाए चाहे 5,000 बिल आए। हाँ ये है, यहाँ पे आया है अमझेरा रियासत का, मैंने वही बोला था, रखा तो था लेकिन गया कहाँ पे। तो अमझेरा रियासत के अंतर्गत अमझेरा किले का निर्माण किसने कराया था, जोधपुर राजा राम सिंह राठौर द्वारा कराया गया था। ठीक है, किले में उसी के 3 महल भी स्थित हैं, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तत्कालीन जीवन के इसमें भित्ति चित्र उत्कीर्णित किए गए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि 1857 में बख्तावर सिंह जो है द्वारा कब्जा किया गया था इसको, और बख्तावर सिंह 1857 की महान क्रांति के दौरान अंग्रेजों के अत्यंत साहस के विद्रोह से साहस किया था, उनके अंग्रेजों का सामना किया हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है अमझेरा रियासत के बारे में, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समीर दाद का संबंध किस खेल से है, समीर दाद का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, या इनमें से कोई नहीं। तो समीर दाद का संबंध कहां से है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, समीर दाद का संबंध कहां से आता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा समीर दाद का संबंध जो है किस खेल से है, तो समीर दाद का जो संबंध है ये आपका हॉकी से है। किससे संबंध है इनका, हॉकी से संबंधित है। एक और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, असलम शेर खान, असलम शेर खान भी जो है ये हॉकी खिलाड़ी हैं एमपी के, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे एमपी का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है, पांडव गुफा, शंकराचार्य की गुफा, भीमबेटका की गुफा, या इनमें से कोई नहीं। तो एमपी का सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट से नहीं होगा फराह कपिल जी, वो आपका हॉकी होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, भीमबेटका की गुफा जो है कहाँ पे आती है, तो ये आती है भीमबेटका गुफा, जो सबसे बड़ी गुफा है भीमबेटका आता है, और ये आ जाएगा रायसेन में, है ना। रायसेन में भी कहाँ पे, अब्दुल्लागंज रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है ये, ठीक है। और ये कैसी गुफा है, प्राग ऐतिहासिक कालीन, प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी गुफा समूह है ये। और किसने बनाया था इसको, खोजा किसने था, वाकणकर महोदय जी ने, वाकणकर महोदय ने इसकी खोज की थी, वीएस वाकणकर महोदय ने इसकी क्या किया था, खोज किया हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है इस पे, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा, एमपी टेट ग्रेड 1 में। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पे स्थित है बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, अब्दुल्लागंज रायसेन तहसील, बिल्कुल सही है आपका। इसका बताएं कि गौस मोहम्मद का मकबरा जो है ये कहाँ पे आता है, शिवपुरी में, भोपाल में, ग्वालियर में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे आता है गौस मोहम्मद का मकबरा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पे आता है। बिल्कुल सही है फराह जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गौस मोहम्मद का मकबरा सबको पता है कहाँ पे आता है, ग्वालियर में आता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तानसेन की समाधि, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये भी कहाँ पे आता है, ये भी आपका ग्वालियर में ही आता है इसमें, ठीक है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है बताएं। छाहुर जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का, या इनमें से कोई नहीं। तो छाहुर जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप लोग जो सही आंसर कर रहे हैं, छाहुर कहाँ का आपका लोक नृत्य है, ये आ जाएगा आपका, मालवा नहीं आएगा, छाहुर जो आएगा आपका ये बघेलखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का है आपका, बघेलखंड का लोक नृत्य है। तो ये आपको इसमें अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छाहुर कहाँ का हो जाएगा आपका, बघेलखंड का है। अभी 2 दिन पहले ही मैं
पूरा लिस्ट बताया था आप लोगों को, बुंदेलखंड में कौन सा आता है, बघेलखंड में कौन सा आता है, आपका मालवा क्षेत्र में कौन सा आता है, निमाड़ में कौन सा आता है, इसलिए डेली क्लास आप लोग लिया करें। पूरी लिस्ट मैंने वहां पे लिखा दिया था आप लोग को इसमें, ठीक है। तो मैं बार बार वो चीज नहीं लिखा रहा हूँ इसमें, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो चीज मैं नहीं लिखा रहता हूँ ना, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। उर्दू एकेडमी भोपाल की स्थापना कब की गई है, 1986 में, 76 में, 89 में, ये इनमें से कोई नहीं है। तो उर्दू एकेडमी का जो भोपाल में स्थापना किया गया है, ये कब किया गया है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका, उर्दू एकेडमी की स्थापना कब किया गया है, सभी लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, उर्दू एकेडमी की स्थापना किया गया है 1976 में किया गया है। कब किया गया है, 1976 में किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, उर्दू साहित्य के लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इकबाल सम्मान। क्या कहा जाता है, इकबाल सम्मान। तो इकबाल सम्मान उर्दू क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट्सएप पे नहीं बताते हैं ऑनलाइन क्लास का, व्हाट्सएप पे लिंक ही डायरेक्ट दे देते हैं। हासिम अली जी, आप ग्रुप में अगर ऐड हो गए तो ग्रुप में डेली क्लास की लिंक आ जाती है। अब नहीं जुड़े होगे तो फिर ये हमारी गलती नहीं है ना, क्योंकि मैसेज भी आप लोगों को किया हुआ था मैंने इसमें। जो लोग नहीं ऐड हैं तो ये नंबर लिख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर देना, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। 828149, ठीक है। ये बॉयज का अलग ग्रुप बना है, इसमें गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, डेली अभी जो है जब तक मैनेजमेंट की क्लास चलती है ना, कल खैर कल एमपीजी के गैप रहेगा, कल होली है, कल आप लोग होली मनाइए। कल एमपीजी की क्लास में नहीं रख रहा हूँ, कल छुट्टी रखूंगा मैं। परसों से ये डेली क्लास रहेगी 10:30 बजे। और लेकिन कल एक क्लास में रखूंगा 8 PM पे, 8 PM पे एक क्लास केवल रहेगी, जो रहेगी मैनेजमेंट की, प्रबंधन की रहेगी कल क्लास, है ना। प्रबंधन की कल एक क्लास रहेगी, ठीक है। तो वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन कैप्चर यूट्यूब चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे। कल एमपीजी के गैप रखेंगे, परसों से फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग 10:30 बजे, और उसके बाद एक भी दिन का गैप नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये जो है प्रथम टंटे भील सम्मान एमपी के किसे दिया गया है, राजा राम मौर्य को, भीमा नायक को, शंकर शाह को, ये इनमें से कोई नहीं है। तो प्रथम टंटे भील सम्मान किसको मिला है, फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ, बहुत सारे लोग ऐड हैं इसमें, और इंडियन कैप्चर में तो फुल होने वाला है ग्रुप ये, है ना। लगभग 970 प्लस हो चुके हैं। एमपी पटवारी का जो ग्रुप है उसमें भी 984 स्टूडेंट हो चुके हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी व्हाट्सएप में आ चुके हैं, है ना। और दोनों ग्रुप लगभग फुल होने वाले हैं अब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये जो आएगा राजा राम मौर्य। राजा राम मौर्य इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो दिया गया है सबसे पहले इनको कब मिला है, वर्ष 2008 में। कब मिला है, वर्ष 2008 में मिला है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, राजा राम आएंगे, भीमा नायक नहीं आएगा, राजा राम मौर्य आएंगे। गलती कर दोगे अगर आप लोग करोगे इसमें भीमा नायक तो, ठीक है। राजा राम मौर्य ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर राजा राम मौर्य ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आप भीमा नायक कर सकते हो, लेकिन आपको अगर ये ऑप्शन में है तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस पे, ठीक है। ये जो आपका है 2008 में किया गया, किसके लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार दिया जाता है आदिवासी युवाओं को। किसको दिया जाता है, आपका आदिवासी जो युवा है इनको दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, तो शिक्षा और खेल में, शिक्षा व खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासियों को दिया जाता है ये पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो पूरा ये लिखा हुआ है ना। चलिए, और राजा राम मौर्य कहां से थे, ये देवास से थे। अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू को क्या कहते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति क्या कहलाते हैं, मोवासी, बावरिया, रोमा या बंदोरिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। तो पचमढ़ी क्षेत्र में जो रहती है कोरकू जनजाति, इनको क्या कहा जाता है, पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकुओं को। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू जनजाति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू जनजाति निवास करती है इसे क्या कहते हैं, बंदोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बंदोरिया कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैतूल क्षेत्र में जो निवास करती है जनजाति, इसे बावरिया कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। पचमढ़ी में जो निवास करती है उसे क्या कहते हैं, बंदोरिया। और बावरिया कहाँ पे कहते हैं, जो बैतूल में निवास करती है। ये आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसका, ठीक है। कोरकू का मतलब क्या होता है, मानव का समूह या मनुष्य का समूह क्या कहलाएगा, कोरकू कहलाएगा,
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। चलें, कोरकू जनजाति के एक नृत्य प्रचलित है जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो चटकोरा नृत्य जो है आपका ये कोरकू जनजाति से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, गुना में, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे स्थित है फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं फटाफट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर मोवासी का भी मैंने नहीं पढ़ा है यहाँ से, मान लीजिए, तो उसको देख लेंगे अपन आगे, उसको आगे अभी जनजाति क्वेश्चन और आएंगे। अभी जो पता है मुझे वो बताता चल रहा हूँ आप लोग को। तो एमपी में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पे आता है? भोपाल में, इंदौर में, गुना में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आता है कहाँ पे आता है आपका? गुना में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। कहाँ पे आएगा आपका? ये गुना में आता है। गुना में और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं ये भी देख लेते हैं, क्या क्या पर्यटन स्थल गुना में आते हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा पुरुषोत्तम जी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुना में और क्या क्या आता है तो ध्यान रखिएगा। अभी ये एमपी सरकार द्वारा एमपी के में आया था गोपी सागर डैम। गोपी सागर डैम ये जो आपका बांध है ये कहाँ पे आता है? तो गोपी सागर जो डैम है ये गुना में आता है। मैं आपको कराया हूँ ये क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो अभी 5-6 दिन पहले ही कराया था। गोपी सागर डैम कहाँ पे आता है? तो कहाँ पे आएगा? ये गुना में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक किला बहुत फेमस है, बजरंगगढ़ का किला। बजरंगगढ़ का किला जो आता है ये कहाँ पे आता है? गुना में आता है। कहाँ पे आएगा? गुना में आएगा। ठीक है, अब ये बहुत सारे लोग को, ठीक है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि ये कहाँ पे आता है। आशुतोष से मैं इसी तरीके से क्लास लेता हूँ क्योंकि डिटेल बताना जरूरी है। अगर डिटेल आप नहीं जानोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर का कोई मतलब नहीं है। फिर अगर केवल क्वेश्चन आंसर आपको जानना है तो पीडीएफ में आपको ग्रुप में दे देता हूँ, वहां से आंसर पता चल जाएगा। डिटेल इसलिए बताता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे आपसे बन जाएंगे भविष्य में, ये आपके भले के लिए रहता है। मैं एक भी मिनट यहाँ पे टाइम आपका किसी का भी टाइम खराब नहीं करता हूँ। ठीक है, तो बजरंगगढ़ का किला आ जाएगा, गोपी सागर डैम कहाँ पे आएगा? गुना में आएगा। फिर राम जानकी मंदिर कहाँ पे आता है? तो राम जानकी मंदिर जो आता है ये भी गुना में आता है। कहाँ पे आएगा? गुना में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो एक नंबर चले जाएंगे आपके ये। निहाल देवी मंदिर कहाँ पे आता है? तो निहाल देवी मंदिर भी कहाँ पे आता है? निहाल देवी मंदिर भी गुना में आ जाएगा। और एक लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट है आपका जैनागढ़। जैनागढ़ यहीं पे आता है। और विजयपुर जो है आपका गैस आधारित संयंत्र यहाँ पे स्थित है विजयपुर में, ये भी कहाँ पे आएगा? गुना में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महिला लोक कलाकारों को दिए जाने वाले देवी अहिल्या सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि? हाँ बिल्कुल सही है, संजय सागर भी जो है आपका यहीं पे आएगा। तो महिला लोक कलाकारों को दिए जाने वाले जो देवी अहिल्या सम्मान है इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है आपका 2 लाख रुपए दी जाती है। और पुरुष वाले में जो दिया जाता है तुलसी सम्मान, पुरुष वाले में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तुलसी सम्मान दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है पुरुष कलाकारों को। ठीक है, राम जानकी मंदिर सीधी में भी है आपके घर के पास। हाँ सीधी में भी है सौरभ जी, बिल्कुल सही है। सर आप एमपीपीएससी भी पढ़ाएंगे? हाँ एमपीपीएससी का पढ़ाऊंगा नवीन जी, मैं एमपीपीएससी और एमपी टेट ग्रेड 2 का दोनों का पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे। अगला है राजा नल की राजधानी नरवर एमपी के किस जिले में स्थित है? राजा नल की राजधानी जो नरवर है ये एमपी के किस जिले में स्थित है? इसको बताएं जल्दी से फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नरवर जो है आपका किस जिले में स्थित है? तो नरवर मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा, नरवर किसका नाम है? शिवपुरी का नाम है। शिवपुरी को नरवर भी कहते हैं और नलपुर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नलपुर भी कहते हैं और नरवर भी कहते हैं। अब यहाँ पे 4 और शहरों के नाम हम लोग देख लेते हैं जो आपका नवीन शहर और पुराने शहर। तो सागर को कहते हैं परकोटा, है ना। सागर का प्राचीन नाम क्या है? परकोटा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कटनी को, कटनी वाला मैंने करा दिया था आप लोगों को इसमें, है ना। रीवा को कहते हैं, रीवा को कहते हैं रवा या भथा। रीवा को क्या कहा जाता है? रवा या भथा कहा जाता है। इसके अलावा विरसा को कहते हैं दसार्ण। विरसा को क्या कहते हैं? दसार्ण। ठीक है, इसके अलावा भेलसा भी इसी को कहा जाता है, दसार्ण,
वेलसा, ये भी किसके कहते हैं, ये आपका ये विरसा को कहते हैं, ठीक है। भेल भी इसी को कहा जाता है। चले अगले क्वेश्चन पे इसमें आते हैं, एक और लास्ट देख लेते हैं। मंदसौर को कहते हैं दसपुर। मंदसौर का पुराना नाम क्या है, तो मंदसौर का पुराना नाम क्या है, दसपुर इसका पुराना नाम है। चलिए आगे फिर से, आगे क्वेश्चन आगे फिर से देख लेंगे हम लोग। इसमें कटनी का मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, मुड़वारा कहते हैं कटनी को। नेक्स्ट, इसको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। ये है विदेशिया गायन एमपी में कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, निमाड़ में, या इनमें से कोई नहीं है। तो विदेशिया गायन एमपी में कहाँ गाया जाता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विदेशिया गायन जो होता है, लोक गायन, ये कहाँ पे होता है, ये बघेलखंड क्षेत्र में होता है। अब ये इसको मैं बताऊंगा क्योंकि ये वाला मैं आपको पहले नहीं बताया था, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, बघेलखंड क्षेत्र में होता है। और बघेलखंड क्षेत्र में और कौन कौन से लोक गायन प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आता है एक बिरहा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा आपको पता होगा, यहाँ पे बिरहा के अलावा आपको पता होगा घोटुल पाटा। तो और कौन सा है आपका, घोटुल पाटा जो आता है गायन, ये भी यहीं पे होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो होता है आपका पंडवानी, ठीक है, देवरी, पंडवानी, देवरी, और एक लास्ट देख लीजिएगा बांस गीत। ये जो लोक गायन है ये कहाँ पे फेमस है सब, ये बघेलखंड क्षेत्र में फेमस है। पडवानी ये छत्तीसगढ़ और बघेलखंड दोनों में आते हैं, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है ये, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड कंफ्यूज करता है, हाँ कंफ्यूज तो करता है ज्योति जया इसमें, लेकिन ठीक है पढ़ना तो है ही अपने को इसमें। तो मेन चीजें मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, बताएं। लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, बताइए। भील का, बैगा का, कोल का, या सहरिया का। तो लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लहंगी नृत्य जो है किस जनजाति का है, लहंगी नृत्य जो है आपका सहरिया जनजाति का है। किस जनजाति का है, सहरिया जनजाति का है। और ये जो है आपका उत्तर एमपी के क्षेत्र में पाया जाता है, ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, या इसे हम कह सकते हैं इसमें मध्य भारत के पठार में पाया जाता है, यानी कि ग्वालियर, है ना। कहाँ पे पाया जाएगा आपका, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, यहाँ पे पाया जाता है। और ये एमपी के सहरिया जो है एमपी की सबसे पिछड़ी जनजाति है। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, ये सहरिया जनजाति है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जंगली जनजाति है ये, इसलिए इनको औषधियों का सबसे अधिक जो ज्ञान होता है, औषधि या जड़ी बूटी का सबसे अधिक जो ज्ञान होता है, किनको होता है, सहरिया जनजाति के लोग को ही होता है ये, ठीक है। दूसरा बात, आपको यहाँ नृत्य की बात आ रही है, तो नृत्य में आपको ध्यान रखना है लहंगी नृत्य इनकी प्रमुख नृत्य है। दूसरा इनको ध्यान रखना है सरहुल नृत्य भी सहरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट और देख लेते हैं यहाँ पे, रागनी और दुलदुल घोड़ी, रागनी और दुलदुल घोड़ी भी जो नृत्य है ये भी आपका सहरिया जनजाति का ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। हाँ लहंगी, सरहुल, रागनी और दुलदुल घोड़ी ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। समरीन जाफरी जी स्वागत है आपका क्लास में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट यहाँ तक, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। ये नोट डाउन करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग इसका, है ना। और क्योंकि पीपीटी में केवल क्वेश्चन आंसर बस रहते हैं और यहाँ पे डिटेल पूरा कराता हूं मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, बताएं। बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दोल्हा देव, या सभी। तो ठीक है, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, या सभी। राजेश सोनी जी गुड इवनिंग, हाँ बिल्कुल सही है दिव्या। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ये गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता हो जाएंगे ये सभी आ जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ये अभी मुझे पढ़ा था मैंने कपिल राज जी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको मुझे अभी देखना पड़ेगा, मैं कल आपको बता दूंगा इसको पढ़ के, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ये सभी आ जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति आ जाएगी ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें दूध लौटावा प्रथा जो सबसे अधिक फेमस है,
दूध लौटा हुआ प्रथा, जिसे लमसेना भी कहते हैं हम लोग, इसको अलग से एक लमसेना विवाह भी है आपका, ये भी जो है कहाँ फेमस है आपका, गोंड जनजाति में फेमस है, ये भी आपको ध्यान है। दूध लौटा हुआ में क्या रहता है आपका, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दूध लौटा हुआ प्रथा और लमसेना विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है, ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड। अब संख्या यहाँ पे 58 प्लस हो गई है संख्या, है ना, उम्मीद नहीं कर रहा था कितनी ज्यादा संख्या आएगी आज, क्योंकि होलिका दहन था, लेकिन फिर भी काफी अच्छी संख्या आई है इसमें। ठीक है, थैंक यू कपिल जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, रीवा में, उज्जैन में, ये उज्जैन लिखा हुआ है, ठीक है, ओंकारेश्वर में, ये पचमढ़ी में। तो महामृत्युंजय का, हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है और एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ठीक है। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ पे लगता है, तो ध्यान रखिएगा, महामृत्युंजय का जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के रीवा शहर में लगता है। कहाँ पे लगता है, मध्य प्रदेश के रीवा शहर में लगता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। कब लगता है, तो महाशिवरात्रि में। कहाँ पे लगता है आपका, महाशिवरात्रि में लगता है, ये लगभग फरवरी के महीने में लगता है ये। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख जो किया गया है किस रूप में किया गया है, नलपुर के रूप में, सिद्धपुर, भोपालपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो सीहोर का पुराना नाम क्या है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सीहोर का पुराना नाम क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, शिवरात्रि में ही होता है। तो यहाँ पे सीहोर का जो पुराना नाम क्या है, दुर्गपुर है, इसी का पुराना नाम सिद्धपुर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा है निजामत ए मशरिक, निजामत ए मशरिक, ये तीनों जो पुराने नाम है सीहोर के ही पुराने नाम है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग तीन फिर से देख लेते हैं पुराने शहर के नाम जो आ सकते हैं आपका, तो 3-4 देख लेते हैं फिर से। सुहागपुर को ये अलग है, सुहागपुर को कहते हैं बिशपपुरी, इसे क्या कहा जाता है, बिशपपुरी। फिर बुरहानपुर को जो कहते हैं, तो बुरहानपुर को जो कहते हैं ये खानदेश कहा जाता है, बुरहानपुर को, है ना, बुरहानपुर क्या कहते हैं, खानदेश कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, दतिया को कहा जाता है दिलीप नगर, दतिया को कहते हैं दिलीप नगर कहते हैं, पुराना नाम है इसका। और एक लास्ट देख लीजिए यहाँ पे, और क्या रहता है आपका इसमें, ठीक है। हाँ लगभग बाकी तो मैं सारी चीज आप लोगों को करा दिया हूँ इसमें, बाकी हाँ सब करा दिया हूँ बाकी इंपॉर्टेंट जो थे, ठीक है। तो ये आप और प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा, लगभग 12-15 मैंने प्राचीन नाम करा दिए हैं। मोस्टली क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे आप लोग को, ठीक है। चलें एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास को खत्म करेंगे आज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आ गया था, यह एमपी के किस क्रम का जिला है बताएं। तो अलीराजपुर जो जिला बना है, जो बना है आपका 17 मई 2008 को बना है, तो कौन से क्रम का है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। अब संख्या अच्छी हो गई है, 60 प्लस संख्या हो गई है, तो ये अच्छी बात है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, कौन सा जिला बना है ये, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जिला जो बना है आपका 49वां जिला बना है। कौन सा है आपका, 50वां नहीं आएगा, 49वां जिला आएगा। इसी में कंफ्यूजन सबसे अधिक होता है, तो कंफ्यूजन मत पालो, आपको क्या करना है, सबसे पहले 17 मई को जो बना है ये कौन सा अलीराजपुर बना है ना, किससे अलग होके, झाबुआ से अलग होके बना है, कौन से नंबर का है, 49वें नंबर का है। 50वां नंबर को ध्यान रखना है, 50वां नंबर आपका 24 मई को बना है 2008 को, और ये किससे अलग होके बना है, सीधी से। जिला कौन सा है, सिंगरौली है, ठीक है। फिर 51वां जिला कौन सा है, आगर मालवा, है ना, आगर मालवा कब बना है, 2016 में, है ना। और किससे अलग हुआ है आपका, शाजापुर से। कौन सा जिला है आपका, आगर मालवा है। और इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पे 52वां जिला जो है आपका निवाड़ी, ये कब बना है, 2008 में बना है, ठीक है। ये किससे अलग हुआ है, ये अलग हुआ है टीकमगढ़ से। और 53वां जिला भी घोषित हो चुका है, ये बन चुका है, और ये है आपका 2023 में बना है आपका, ठीक है। और ये किससे अलग हो गया, कौन सा जिला है आपका, मऊगंज, किससे अलग हुआ है आपका, रीवा से अलग हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसकी डेट जो आएगी, डेट ये 15 अगस्त की आएगी, क्योंकि ये जो वैधानिक जो घोषणा भी केवल हुआ है, वैधानिक जो रूप लेगा ये लगभग 15 अगस्त को लेगा। तो 49, 50, 51, 52, 53 ये पूरे डेट आपको ध्यान रखना है, पूरे, है ना, पूरा डेट आपको इसमें ध्यान रखना है ना। हाँ 2018 यहाँ पे 8 गलती से लिखा गया है, 2018 है निवाड़ी वाला, है ना, ध्यान रखिएगा 2018 है वो,
चलिए ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक सबको? ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली क्लास चलती है। कल बस गैप रख रहा हूं मैं, है ना, कल होली का गैप रख रहा हूँ, तो कल बस क्लास नहीं होगी, बाकी परसों से फिर से हम लोग क्लास लेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गर्ल्स का और बॉयज का ग्रुप अलग अलग बना हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कल मैनेजमेंट की क्लास लूंगा मैं 8 बजे, 8 PM पे मैनेजमेंट की क्लास रहेगी आपकी, जो हमारे दूसरे चैनल पे होगी इंडियन कैप्चर पे, तो उसको भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें भी मैनेजमेंट की क्लास चलती है। और प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ के आना, बिना पढ़े मत आना। पढ़ के आओगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और बहुत सारी प्रैक्टिस में करा रहा हूँ उसमें, ठीक है। क्या गठन 4 मार्च का बता रहा है? अभी घोषणा हुआ है हासिम अली जी, अभी क्या है, केवल घोषणा किया गया है। आधिकारिक रूप से जो बनेगा जिला ये 15 अगस्त को बनेगा ये, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या आता है, सरकार क्या मानती है उसको, क्योंकि अभी केवल घोषणा किया गया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, हैप्पी होली। एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करिए, दोनों चीज जरूरी है ना। तो थोड़ा रेस्ट भी करिए, दिन भर आप लोग होली मनाइए और रात में फिर से लौट आइए पढ़ने के लिए। प्लीज आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सब लोग लाइक करके जाइएगा, और शेयर जरूर कर सकते हैं अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट, हैप्पी होली सभी को, थैंक यू।